गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरैक्शन, द ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन। इंटरैक्शन का मतलब क्या होता है? इंटरैक्शन का मतलब होता है कैसा मेलजोल हो रहा है। मेलजोल किसके बारे में पढ़ने वाले हैं हम? ह्यूमन और एनवायरनमेंट। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप सुबह सुबह अपने दोस्त से मिलती हो और दोस्त से मिलकर आप उससे बातचीत करते हो और अपने फिर किसी और दोस्त से भी मिलते हो, तो ये आप क्या कर रहे हो? लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हो, लोगों से मिलजुल रहे हो, बातचीत कर रहे हो। यहाँ पे हम संबंध जानने वाले हैं किस किस के बीच का? मनुष्य, ह्यूमन, और एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण के बीच का। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे चैप्टर को। आ जाते हैं हम इस चैप्टर पे। शुरू कर रहे हैं हम लोग। अमेज़ॉन बेसिन में जीवन यानी लाइफ इन अमेज़ॉन बेसिन। ये हम पढ़ने से पहले, हम अमेज़ॉन बेसिन हम लोग पढ़ें उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि आखिर ये है कहाँ पर। ठीक है, हमें पता है कि ये जो सब ट्रॉपिकल रीजन है लाइज वेरी क्लोज टू द इक्वेटर बिटवीन 10 डिग्री नॉर्थ एंड 10 डिग्री साउथ, सो इट इज़ रेफर्ड टू एज अ इक्वेटोरियल रीजन। इक्वेटोरियल रीजन का मतलब क्या होता है? आपका भूमध्य रेखीय प्रदेश। ठीक है, ये भूमध्य रेखीय प्रदेश क्या होता है आपका? इक्वेटोरियल रीजन। जैसे कि आप सबको पता ही है, यहाँ पे है आपकी, ये रही आपकी अर्थ, ये रहा आपका पोल, ये भी आपका पोल है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और यहाँ पे आके आपकी पड़ती है क्या? इक्वेटर। और यहाँ आपका होता है कौन? सन। तो सन की जो रेज होती हैं वो डायरेक्शन सीधी उसकी कहाँ पे आती है? हमारे इक्वेटर पे। ठीक है, तो उसी इक्वेटर के पास हम लोग बताते हैं कि इक्वेटोरियल रीजन यानी हमारा भूमध्य रेखीय प्रदेश, यानी वो जगह जहाँ पे क्या हो रहा है? धरती का बिल्कुल बीच का, मध्य का स्थान है। ठीक है, the river Amazon flows through this region. Notice how it flows from the mountain of the west and reaches the Atlantic Ocean to the east. वो बताता है, हमने डायरेक्शंस पढ़ी थी, हमें डायरेक्शंस काफ़ी अच्छे से पता है। हमें पता है ऊपर नॉर्थ है, नीचे ईस्ट है, इधर आपके साइड में इधर ईस्ट है, इधर आता है आपका वेस्ट, इधर आता है नीचे आपका कौन? साउथ। तो यहाँ पे हमें वो वही बता रहा है कि जो ये आपकी अमेज़ॉन रिवर है वो शुरू कहाँ से हो रही है? माउंटेन्स, जो कि कहाँ पर है? आपके वेस्ट में, और रीच करती है, पहुँचती है कहाँ पे? अटलांटिक ओशियन टू द ईस्ट। यहाँ पे आपका ईस्ट में कौन सा ओशियन है? अटलांटिक ओशियन। और यहाँ पे आपके क्या है? माउंटेन्स हैं। तो माउंटेन्स से रिवर बहनी शुरू करती है और अटलांटिक ओशियन में आके क्या हो जाती है? बह जाती है। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा अमेज़ॉन रिवर के बारे में। उसके बाद हम लोग बताते हैं द प्लेस वेयर अ रिवर फ्लोज इनटू अनदर बॉडी ऑफ वाटर। वह स्थान जहाँ से एक बहती हुई जो नदी आ रही है और वो किसी दूसरे पानी वाली, उसमें पानी वाली, उसके पानी वाले चीज़ से उसका क्या अर्थ है? किसी समुद्र में आके वो मिलती है या किसी दूसरी नदी में आकर वो मिलती है, तो हम उसको क्या कहते हैं? नदी का मुहाना या फिर रिवर्स माउथ। Numerous tributaries join the Amazon river from the Amazon basin. Numerous tributaries को आप हिंदी में क्या कह सकते हो? काफ़ी सारी सहायक नदियाँ। मैंने आपको बताया था कि आपकी जो नदी होती हैं, ठीक है, उस नदी में काफ़ी सारे आपके पास क्या होती हैं? उस नदी में कोई नदी यहाँ से आके मिल रही है, कोई यहाँ से आके मिल रही है, कोई नदी यहाँ से आके मिल रही है। तो ये जो आपकी नदियाँ आके मिल रही हैं ये कैसी नदियाँ हैं? सहायक नदियाँ हैं। ये नदियाँ एक इसमें आके मिलती हैं, उसके बाद ये सेम नदी क्या होती है? एक साथ ये सारे मिलके फ़्लो करते हैं और फिर एक बड़े से पानी के स्थान में आके क्या हो जाते हैं? गिर जाते हैं। अब ये बड़ा सा स्थान क्या हो सकता है? ये समुद्र हो सकता है या फिर कोई और नदी हो सकती है, कोई ग्लेशियर हो सकता है, उसमें आके क्या होती हैं? ये समाहित हो जाती हैं। हमारा जो अमेज़ॉन बेसिन है, अमेज़ॉन रिवर, देखो अगर आप इस वाले यहाँ पे देखोगे, आपको यहाँ पे दिख रही है अमेज़ॉन रिवर, उसके साथ आपको यहाँ पे काफ़ी सारी रिवर्स आके उसके साथ मिलती हुई दिख रही हैं। तो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि जो हमारी अमेज़ॉन रिवर है वो कौन सा बेसिन बनाती है? अमेज़ॉन बेसिन बनाती है। द रिवर बेसिन ड्रेन्स पोर्शंस ऑफ ब्राज़ील। ये जो रिवर बेसिन है यहाँ पे कौन कौन सी नदियाँ आके गिर रही हैं? कहाँ कहाँ से आके गिर रही हैं? ब्राज़ील, पेरू, बोलीविया, यूकेडर, कोलंबिया, और काफ़ी छोटा सा पार्ट लेती हैं वो वेनेजुला का। ये सब पार्ट्स आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। ये रहा आपका वेनेजुला, ये रहा आपका यूकेडर, ये रहा आपका अमेज़ॉन बेसिन। ठीक है, ये आपको अमेज़ॉन बेसिन दिख रहा है, ये इंपॉर्टेंट आपका। ठीक है, यहाँ पे आपका रहा ब्राज़ील, ये रहा पेरू, उसके बाद ये रहा आपका बोलीविया यहाँ पे। ठीक है, ये सारे क्या हैं? यहाँ की नदियाँ आके जो हैं वो किस में आके समाहित हो जाती हैं? आपके अमेज़ॉन बेसिन में आके। नेम द कंट्रीज ऑफ द बेसिन थ्रू विच द इक्वेटर पासेज।
अब हम लोगों ने ये तो पढ़ लिया कि उसकी लोकेशन क्या है, उसका स्थान क्या है। अब हम वहाँ की जलवायु, वहाँ के क्लाइमेट के बारे में, वहाँ के मौसम के बारे में बात करने वाले हैं। एज यू नो द अमेजोन बेसिन स्ट्रेचेस डायरेक्टली ऑन द इक्वेटर एंड इज कैरेक्टराइज्ड बाय हॉट एंड वेट क्लाइमेट थ्रू आउट द ईयर। यहाँ का जो मौसम होता है वो ज़्यादातर क्या होता है, गर्मी वाला होता है और गीला मौसम होता है, ठीक है। बोथ डे एंड नाइट्स आर ऑलमोस्ट इक्वली हॉट एंड ह्यूमिड। दिन और रात दोनों में ही क्या होती है, काफ़ी गर्मी और ह्यूमिड। ह्यूमिड का मतलब होता है नमी, काफ़ी नमी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। जो आपकी स्किन है वो काफ़ी स्टिकी फील करती है। स्टिकी से अर्थ मतलब है इसका चिपचिपा। इट रेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे दैट टू विदाउट मच वार्निंग। बिना किसी प्राय सूचना के यहाँ पे क्या होती है, बारिश हो जाती है और किसी भी समय हो जाती है। दैट डे टेम्परेचर आर हाई विद वेरी हाई ह्यूमिडिटी। जो दिन का तापमान होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है और उसमें नमी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। रात के समय टेम्परेचर काफ़ी नीचे चला जाता है और ह्यूमिडिटी रिमेन्स हाई। जो ह्यूमिडिटी होती है वो काफ़ी हाई रहती है रात के समय पर भी। उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं यहाँ के वर्षावन यानी यहाँ के रेन फॉरेस्ट के बारे में। एज इट रेन्स हेवीली इन दिस रीजन थिक फॉरेस्ट ग्रो। द फॉरेस्ट आर इन फैक्ट सो थिक दैट द डेंस रूफ क्रिएटेड बाय द लीव्स एंड ब्रांचेस डज नॉट अलाउ द सनलाइट टू रीच द ग्राउंड। यहाँ के जो जंगल हैं वो इतने ज़्यादा घने हैं, यहाँ के जो जंगल हैं वो इतने ज़्यादा घने हैं कि वो धरातल तक, भूतल तक क्या नहीं आने देते, सूर्य की किरणों तक को पहुँचने नहीं देते हैं। इनकी जो टहनियाँ हैं वो इतनी ज़्यादा घनी हैं, उन पे पत्तियाँ इतनी हैं कि वो नीचे तक धूप की किरणों को पहुँचने ही नहीं देते। तो नीचे की जो ज़मीन है, जो धरती है, वो क्या रहती है, काफ़ी गीली गीली रहती है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सिर्फ वैसे ही, यानी वो ऐसा बता रहा है, द ग्राउंड रिमेन्स डार्क एंड डैम्प, ओनली शेड टॉलरेंट वेजिटेशंस में ग्रो हेयर। शेड टॉलरेंट मतलब जिनको अंधेरे में, जो ऐसी जगह पे जीवित रह सकते हैं, ऐसी आसपास के एनवायरनमेंट के वो क्या हैं, आदि हैं, वो वहाँ पे रह सकते हैं। ऐसे जानवर ही वहाँ पे, ऐसे ही पेड़ पौधे, जानवर, पशु पक्षी देखने को वहाँ पे मिल सकते हैं। जैसे कि ऑर्किड्स, ब्रोमीलियार्ड्स ग्रो एज प्लांट पैरासाइट। The rainforest is rich in fauna. Birds such as toucans, hummingbird, macaw, with their brilliantly colored plumage, oversized bills for eating, make them different from birds we commonly see in India. भारत में जैसे आप बाकी पशु पक्षियों को देखते हो, आप कबूतर को, चिड़िया को, इन सबको आप देखते हो, स्पैरो को देखते हो, तोते को देखते हो, आपको ऐसे पक्षी वहाँ पे क्या देखने को मिलेंगे, काफ़ी कम देखने को मिलेंगे। वहाँ पे आपको वहाँ के प्रकार के काफ़ी भिन्न भिन्न प्रकार के पक्षी देखने को मिलेंगे। उनमें से कुछ के नाम उसने आपको बता रखे हैं, जैसे कि आपका ऑर्किड है, ब्रोमीलियार्ड है, हमिंग बर्ड है। हमिंग बर्ड आपको याद होगा जो सुबह सुबह गाना गाती है, ठीक है, आपने उसकी चहचहाट को आपने सुना होगा, वो क्या होती है, वो हमिंग बर्ड होती है। दूसरा आपने वुड पैकर जो लकड़ी खाता है, आपने उसके बारे में, उस पक्षी के बारे में सुना होगा। उसकी जो चोंच होती है वो काफ़ी ज़्यादा मोटी होती है, क्यों, क्योंकि उसे क्या काटनी होती है, लकड़ी काटनी होती है, ठीक है। दीज बर्ड्स मेक लाउड साउंड इन द फॉरेस्ट। ये काफ़ी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें करते हैं जंगल में। एनिमल्स लाइक मंकी, स्लॉथ एंड एंट ईटिंग टैपियर्स आर फाउंड हेयर। चींटी खाने वाले एनिमल्स, मंकी, स्लॉथ, आपको ये तीनों तरीके के जानवर भी यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। वेरियस स्पीशीज़ ऑफ रेप्टाइल। अब रेप्टाइल कौन से जानवर होते हैं, रेप्टाइल वो जानवर होते हैं जो रेंगते हैं, ठीक है। रेप्टाइल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, स्नेक देखने को मिलेंगे, क्रोकोडाइल, स्नेक, पाइथन अबाउंड। Anaconda and boa constrictor are some of the species. Beside the basin is home of thousand species of insect. Several species of fishes, including the flesh-eating piranha fish, is also found in the river. फ्लैश ईटिंग का मतलब होता है मांस खाने वाली मछली, उसका नाम क्या है, पिराना फिश, भी यहाँ पे पाई जाती है यहाँ की नदी में। दिस बेसिन इज दस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली रिच इन द वेराइटी ऑफ लाइफ फाउंड हेयर। वो यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे जो काफ़ी बहुत ही आप बोल सकते हो बहुत ही अलग लेवल की आपको यहाँ पे देखने को क्या मिल सकती है, बहुत ही असाधारण आपको प्रजातियाँ यहाँ पे देखने को मिलती हैं, किनकी, जानवरों की, पशु पक्षियों की और पेड़ पौधों की। अब हम बात करते हैं पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट, यानी इन वर्षा वन में रहने वाले लोगों के बारे में हम बात करने वाले हैं। पीपल ग्रो मोस्ट ऑफ देयर फूड इन स्मॉल एरियाज आफ्टर क्लियरिंग सम ट्रीज इन द फॉरेस्ट। While men hunt and fish along the rivers, women take care of the crop. वो बता रहा है यहाँ पे जो लोग हैं वो अपना घर बार कैसे बनाते हैं, यहाँ के कुछ पेड़ों को, जंगल के कुछ पेड़ों को वो काट देते हैं और वहाँ पे अपना घर बसाते हैं। जो पुरुष हैं वो क्या करते हैं, शिकार करते हैं, फ़िश उठाते हैं, कहाँ से निकालते हैं, फ़िशेज़ को पानी में से निकालते हैं, वो उनका खाना बनती हैं। विमेन जो होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, वो किसका ध्यान रखती हैं,
क्रॉप का यानी फसल का वो क्या करती हैं, ध्यान करती हैं, उसकी देखभाल करती हैं। दे मेनली ग्रो टैपियोका, पाइनएप्पल एंड स्वीट पोटैटो। आपको सबको इनका हिंदी मतलब पता है। टैपियोका भी एक तरीके का फ्रूट है, पाइनएप्पल और स्वीट पोटैटो। पाइनएप्पल होता है अनानास और स्वीट पोटैटो होता है आपकी शकरकंदी। एज हंटिंग एंड फिशिंग आर सर्टेन इन uncertain, it is women who keep their families alive by feeding them the vegetables they grow। वो यहाँ पे बता रहा है कि शिकार करने आप जब जाते हो तो आपको नहीं पता होता कि उस दिन आपको शिकार में प्रॉपर खाना मिलेगा, आपकी पूर्ति करने के लिए आपको खाना मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो ऐसे समय में क्या होता है, महिलाएं जो सब्जियां उगाती हैं उनसे अपने परिवार को वो क्या करती हैं, पालती हैं। दे प्रैक्टिस स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर कौन सा एग्रीकल्चर होता है, ये वह एग्रीकल्चर होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जिस जगह हमने फसल उगाई है वहाँ से जब हमें अपनी फसल मिल जाती है तो उसे क्या कर दिया जाता है, उस जगह को 2-3 बार वहाँ पे उगाने के बाद अपनी सब्जियों को हम लोग क्या करते हैं, उस जगह को जला देते हैं, जिससे क्या होता है वो बंजर होने से बच जाती है और कुछ समय बाद वो दोबारा से क्या हो जाती है, खाद बन जाती है और उपजाऊ हो जाती है। ठीक है। द स्टेपल फूड इज़ मैनियोक ऑल्सो नोन एज कसावा। अब स्टेपल फूड क्या होता है, स्टेपल फूड वो होता है जो वहाँ का आम खाना होता है। जैसे हम अपने आसपास की बात करें तो हम सबका आम खाना क्या है, दाल चावल रोटी। ठीक है। तो ऐसी वहाँ का जो आम खाना है वो क्या है, मैनियोक। उसको आप और क्या कह सकते हो, कसावा। वो कैसे होता है, वो भी आलू की तरह ज़मीन के अंदर ही उगता है। वो लोग क्या खाते हैं, क्वीन एंट। क्वीन एंट का मतलब क्या होता है, रानी चींटी को भी ये लोग खाते हैं, अंडे के उसको भी एक तरीके से आप कह सकते हो अंडा ही खाते हैं अलग अलग उसका। कैश क्रॉप्स लाइक कॉफ़ी, मेज़, कोकोआ आर ऑल्सो ग्रोन हेयर। कैश क्रॉप इन्हें क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि इनसे हमें काफ़ी प्रॉफिट मिलता है, इनसे हमें काफ़ी मुनाफा होता है, इसलिए इनका नाम दिया गया कैश क्रॉप। द रेन फॉरेस्ट प्रोवाइड अ लॉट ऑफ वुड फॉर द हाउसेस। ये रेन फॉरेस्ट जो होता है वो काफ़ी सारी लकड़ियाँ प्रदान करता है घर बनाने के लिए। कुछ फैमिलीज़ क्या होती हैं, एक बिहाइव, बिहाइव का मतलब होता है मधुमक्खी का छत्ता। ठीक है। तो मधुमक्खी का छत्ते जैसा घर बना के वो लोग रहते हैं। बाकी कुछ लोग वहाँ पे देखने को मिलते हैं, कुछ लार्ज अपार्टमेंट, कुछ बड़े बड़े घर भी वहाँ देखने को मिलते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, मलोका कहते हैं। ठीक है। और इनकी जो रूफ़ होती है, इनकी जो छत होती है वो स्लैंटिंग होती है। अब आपको पता चला कि यहाँ की स्लैंटिंग रूफ़ क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या पड़ती है, काफ़ी ज़्यादा बारिश पड़ती है। और बारिश में अगर ये लोग, हमारी छतें आपने देखी होंगी, हमारी छतें फ्लैट होती हैं, हमारी छतें टेढ़ी छतें नहीं होती हैं। ठीक है। क्यों वहाँ पे ऐसी टेढ़ी छतें बनाई जाती हैं घरों की, ताकि पानी वहाँ पे इकट्ठा ना हो, पानी गिरे और सीधा नीचे गिर जाए। ठीक है। Life of the people of Amazon basin is slowly changing. In the older days, the heart of the forest could be reached only by navigating the river. पुराने समय में जो अमेज़न बेसिन था वहाँ तक पहुँचने का एक ही रास्ता था, एक ही माध्यम था। वो क्या था, नदी के माध्यम से ही जा सकते थे। लेकिन 1970 के बाद वहाँ पे क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा बदलाव देखे गए। उनमें से एक बदलाव था आपका ट्रांस अमेज़न हाईवे। ये बढ़ाया गया क्या, ट्रांस अमेज़न हाईवे वहाँ पे बनाया गया, जहाँ से वहाँ के पूरे वर्षावन के जो रास्ते थे उनको क्या कर दिया गया, एक्सेसिबल कर दिया गया, यानी वहाँ पे पहुँचना क्या हो गया, आसान हो गया। 1970 के बाद, 1970 के बाद यहाँ पे इतना विकास देखा गया कि यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे पहुँचना काफ़ी आसान हो गया। एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, इन सब के माध्यम से भी यहाँ के जंगल के काफ़ी सारी जगहों को क्या किया जाने लगा, पहुंचा जाने लगा वहाँ तक। द इंडिजीनियस पॉपुलेशन वॉज पुश्ड आउट फ्रॉम द एरिया। देखो, अब जैसे जैसे हम लोगों ने वहाँ पे बसना शुरू किया, हम लोग आदिवासी नहीं हैं, हम लोग तो यहाँ शहर में रहते हैं, लेकिन उन लोगों के लिए जो जंगल में रहते हैं, जो आदिवासी हैं, उनके लिए वो जंगल ही उनका घर है। ठीक है। तो जैसे जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन हम लोग ने वहाँ तक पहुँचना शुरू कर दिया, तो वहाँ पे बिजनेसमैन ने क्या सेटअप करना शुरू कर दिया, अपना उन्होंने रिजॉर्ट बनाना शुरू कर दिया, वहाँ पे टूरिस्ट प्लेसेस खोलने शुरू कर दिए। आप सबको पता होगा जंगल सफारी होती है, जिसमें गाड़ी में या बस में बैठा के जो जंगल की आपको सैर कराई जाती है। ठीक है। तो जंगल सफारी भी क्या होने लगी, एक तरीके का टूरिस्ट का वो बन गया। अब इस काम को कारगर करने के लिए क्या करना पड़ा, वहाँ के लोगों को वहाँ से हटाना पड़ा। ठीक है। जो लोग वहाँ रहते थे उन्हें वहाँ से हटा दिया गया और बोला गया आप दूसरी जगह जाके क्या करो, अपनी खेती बाड़ी कर लो। ठीक है। The development activities are leading to the gradual destruction of the biological diverse rainforest। ये जो धीरे धीरे विकास हो रहा था, एक्टिविटीज़ वहाँ पे जो ये सारी चल रही थी कि वहाँ का निर्माण करा जा रहा है, वहाँ पे ये बिल्डिंग बना रहे हैं, वहाँ पे ये म्यूज़ियम बना रहे हैं, इन सब से क्या हो रहा था, डिस्ट्रक्शन हो रहा था, विनाश देखा जा रहा था। विनाश आप लोग वहाँ पे देख सकते थे कि वहाँ पे विनाश होता जा रहा था, किसका, बायोलॉजिकली डाइवर्स रेन फॉरेस्ट का।
बायोलॉजिकली यानी जो नेचर ने हमें पहले से दिया हुआ है। ऐसे घने रेन फॉरेस्ट का हम लोग क्या देख रहे थे, विनाश देख रहे थे। इट इज़ एस्टिमेटेड दैट अ लार्ज एरिया ऑफ द रेन फॉरेस्ट हैज़ बीन डिसअपियरिंग एनुअली इन द अमेजोन बेसिन। वो क्या बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि अब हम देखते हैं धीरे धीरे जो हो रहा है वहाँ का सारा हिस्सा जो है वो क्या होता जा रहा है, डिसअपियर होता जा रहा है। अब डिसअपियर कैसे होगा, जैसे एक जगह पे पहले 10 पेड़ देखे जाते थे, अब वहाँ पे किसी के मन में आया कि वहाँ पे चलो हम लोग एक होटल बनाएंगे या वहाँ पे कोई खाने की जगह बनाएंगे, कुछ बनाएंगे, तो वहाँ के 10 पेड़ों में से धीरे धीरे 3 पेड़ों को काट दिया। फिर किसी और के मन में उठा कि यहाँ पे हम ये बिज़नेस शुरू करेंगे, तो उन्होंने बाकी 4 पेड़ों को काट दिया। ऐसे कर करके वो जो 10 पेड़ में से अब कितने बच गए, वहाँ पे सिर्फ 4-6 पेड़ ही आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे करके काफ़ी ज़्यादा विनाश आपका देखने को मिलता है अमेजोन बेसिन का। You can see that this destruction of forest has a much wider implication. The topsoil is washed away as the rainforest fall and lush forest टर्न्स इनटू अ बैरन लैंडस्केप। लश फॉरेस्ट का मतलब वो बता रहा है कि ये जो बहुत घना जंगल है वो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट होता जा रहा है, बैरन लैंडस्केप। बैरन का मतलब क्या होता है, बंजर, ठीक है। धीरे धीरे ये जो कन्वर्ट होता जा रहा है किस में होता जा रहा है, बंजर ज़मीन में कन्वर्ट होता जा रहा है। क्यों, क्योंकि जो उसकी टॉप सॉइल है, इसकी जो सबसे ऊपर की परत है मिट्टी की, वो क्या होती जा रही है, धुलती चली जा रही है, टूटती चली जा रही है, ठीक है। तो अभी तो हमने पढ़ा ये सारा अमेजोन बेसिन के बारे में। अब हम पढ़ते हैं हमारे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में। द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर गंगा, ट्रिब्यूटरीज यानी आपकी सहायक नदियाँ जो आके मिल रही हैं। द ट्रिब्यूटरीज ऑफ द रिवर गंगा एंड ब्रह्मपुत्र टुगेदर फॉर्म अ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। The basin lies in the subtropical region that is situated between 10 डिग्री नॉर्थ एंड 30 डिग्री नॉर्थ लैटीट्यूड। ये आपको क्या बताए हैं, उसके डायमेंशन बताए हैं, उसके रास्ते बताए हुए हैं कि किस जगह पे अगर आप अर्थ के उस पर देखोगे तो आपको ये कहाँ देखने को मिलेगा, 10 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री नॉर्थ के लैटीट्यूड पे आपको ये देखने को मिलेगा। द ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर गंगा लाइक द घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र ड्रेन इट एंड द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र ड्रेन इट। ठीक है, ये सारी जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं वो यहाँ आके क्या होती हैं, गिरती हैं, ड्रेन करती हैं, ठीक है। लुक एट द एटलस एंड फाइंड द नेम्स ऑफ द रिवर ऑफ सम ट्रिब्यूटरीज ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र। वो बता रहा है कि आप ब्रह्मपुत्र रिवर की कुछ सहायक नदियों के नाम आप उसमें एटलस की किताब जिसमें मैप होते हैं आप उसमें पढ़ सकते हो। द प्लेन्स ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, द माउंटेन्स एंड द फुट हिल्स ऑफ द हिमालयाज एंड सुंदरबन डेल्टा आर द मेन फीचर ऑफ दिस बेसिन। अब जो हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन है उसके जो कुछ मुख्य, आप कह सकते हो मुख्य पार्ट्स हैं, कुछ मुख्य जगहें हैं, वो कौन कौन सी हैं, हिमालय, सुंदरबन डेल्टा, आपकी ब्रह्मपुत्र, गंगा के प्लेन किनारे जो हैं उसके, ये सब क्या है, काफ़ी अहम भूमिका निभाते हैं आपके इस डेल्टा में, ठीक है। ऑक्सबो लेक्स डॉट द प्लेन एरिया। ऑक्सबो लेक एक तरीके का लेक क्या होती है, झील वगैरह होती हैं आपकी, ठीक है। तो ऑक्सबो लेक एक तरीके का उसका क्या है, निर्माण कह सकते हो या आप एक उस तरीके का पिक्चर कह सकते हो, ठीक है। ऑक्सबो लेक आपकी क्या है, एक तरीके की आप पिक्चर मान सकते हो उसको, कि ये एक तरीके का टाइप बताया गया है कि आपको ऑक्सबो लेक जो होती है वो इस एरिया में आपको देखने को मिलती है। द एरिया इज़ डोमिनेटेड बाय मानसून क्लाइमेट। इस जगह पे जो मौसम होता है वो कैसा होता है, मानसून वाला, बारिश वाला होता है। द मानसून ब्रिंग्स रेन फ्रॉम द मिड जून टू मिड सेप्टेम्बर। जो बारिश यहाँ पड़ती है वो कब कब किस किस समय पड़ रही है, मिड जून, जून के मध्य और सितंबर के मध्य तक यहाँ पे बारिश देखने को मिलती है। जो समर होते हैं उनमें गर्मी होती है और सर्दियों में काफ़ी ठंड देखने को मिलती है। यहाँ पे वो बता रहा है कि लुक एट द मैप ऑफ इंडिया, फाइंड आउट द स्टेट्स इन विच द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन लाइज। ठीक है, द बेसिन एरिया हैज़ वेरिड टोपोग्राफी, द एनवायरमेंट प्लेज अ डोमिनेंट रोल इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन। द माउंटेन एरियाज विद द स्टीप स्लोप्स हैव इनहॉस्पिटेबल टेरेन। स्टीप स्लोप्स मतलब हल्की हल्की ढलान वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। काफ़ी पैने जो होते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा ना, घरों में हम लोग बोलते हैं कि बहुत खड़ी सीढ़ियाँ हैं, ठीक है। तो ऐसे ही वहाँ पे बताया जा रहा है कि स्टीप स्लोप्स वहाँ पे देखे जाते हैं, वहाँ पे रहना थोड़ा सा ऐसे में मुश्किल होता है ऐसी खड़ी चढ़ाई वाले एरिया में। देयरफॉर लेस नंबर ऑफ पीपल लिव इन द माउंटेन एरिया ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के जो माउंटेन इलाका है वहाँ पे काफ़ी कम आबादी देखने को मिलती है। द प्लेन एरिया प्रोवाइड्स द मोस्ट सूटेबल लैंड फॉर ह्यूमन हैबिटेशन। काफ़ी सूटेबल लैंड वहाँ पे देखने को मिलती है, किसकी, ह्यूमन हैबिटेशन के लिए, लोगों के रहने के लिए। वहाँ की सॉइल जो है फर्टाइल है, काफ़ी उपजाऊ है।
एग्रीकल्चर इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल वेयर फ्लैट लैंड इज़ अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप। जिस जगह पे फ्लैट लैंड है, जहाँ पे आप मतलब ज़मीन जो है वो बिल्कुल एक समान है, एक सार है, वहाँ पे क्रॉप्स उगाने की वो बहुत अच्छी जगह बन जाती है। द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द प्लेन इज़ वेरी हाई। अब देखो उसने बताया स्टीप स्लोप पे, यानी जहाँ पे चढ़ाई है, काफ़ी ढलान वाला एरिया है, वहाँ पे जो आबादी है वो बहुत कम है, ठीक है। लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ जहाँ पे प्लेन है, यानी बिल्कुल एक समान इलाका है, जहाँ पे शहर बसे हुए हैं, गांव बसे हुए हैं, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा आबादी देखने को मिलती है। जो मेन क्रॉप यहाँ पे उगाई जाती है वो है आपकी पैडी की क्रॉप। पैडी की क्रॉप होती है आपकी चावल की फसल, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो क्रॉप उगाई जाती है वो है पैडी, यानी आपकी धान, जिसको आप हिंदी में कहते हो चावल की फसल। सिंस कल्टीवेशन ऑफ पैडी रिक्वायर सफिशिएंट वाटर, जब पैडी की आपको कल्टीवेशन करनी होती है, आपको वो ग्रो करना होता है, उसकी फसल में सबसे ज़्यादा अधिक पानी की आवश्यकता आपको होती है। इट इज़ ग्रोन इन द एरियाज वेयर द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इज़ हाई। अब ये उग भी ऐसी जगह पे सकती है जहाँ पे बारिश की मात्रा क्या हो, काफ़ी ज़्यादा हाई हो, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या पड़ती हो, बारिश पड़ती। और जो यहाँ पे हमें क्रॉप्स देखने को मिलती हैं वो कौन कौन सी हैं, वीट, मेज़, सोरगम, ग्राम एंड मिलेट्स आर द अदर क्रॉप्स दैट आर ग्रोन। कैश क्रॉप का मैंने आपको बताया जिनसे हमें काफ़ी मुनाफा देखने को मिलता है, जैसे कि हमारी शुगर केन क्या होता है, गन्ना। और जूट होता है जिससे आपके बोरे बनते हैं, ठीक है। बनाना प्लांटेशंस आर सीन इन सम एरियाज ऑफ द प्लेन। इस जगह पे बनाना के आपको क्या देखने को मिलते हैं, पेड़ भी देखने को मिलते हैं। इन वेस्ट बंगाल एंड असम, अब आपको पता होगा वेस्ट बंगाल और असम हमारा किधर पड़ता है, हमने डायरेक्शंस पढ़ी थी। यहाँ हमारा आता है ईस्ट, ऊपर आता है नॉर्थ, यहाँ आता है आपका साउथ, इधर आता है आपका वेस्ट, ठीक है। तो हमारा जो ईस्ट वाला एरिया है यहाँ पे हमें देखने को मिलता है क्या, असम, वेस्ट बंगाल। और मैंने आपको बताया था क्लास में कि 7 सिस्टर्स हमारी होती हैं, यहाँ पे हमें वो सारी क्रॉप्स क्या होती हैं देखने, सारी स्टेट्स जो होती हैं यहाँ पे देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे बता रहा है कि वेस्ट बंगाल और असम में सबसे ज़्यादा किसकी खेती देखी जाती है, चाय की। सिल्क इज़ प्रोड्यूस्ड थ्रू द कल्टीवेशन ऑफ सिल्क वॉर्म, जो सिल्क की प्रोडक्शन यहाँ पे की जाती है किसके माध्यम से, सिल्क वॉर्म से, इन द पार्ट्स ऑफ बिहार एंड असम। इन द माउंटेन्स एंड हिल्स वेयर द स्लोप्स आर जेंटल क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन टेरेसेस। टेरेसेस क्या होती हैं, छतों पर, ठीक है। छतों पर क्या उगाया जाता है, छत यहाँ पे मतलब घर की छतों की बात नहीं कर रहा है, वो बात कर रहा है थोड़ा सा ऊंचाई पे। मैंने आपको बताया यहाँ के जो स्लोप्स होते हैं काफ़ी खड़ी चढ़ाई वाले होते हैं, तो यहाँ पे जो इनके हल्के हल्के स्लोप हैं उनके ऊपर क्या लगा दी जाती हैं, क्रॉप्स लगा दी जाती हैं। आप सब ने वो कश्मीर टू मैं कन्याकुमारी वाला गाना सुना होगा, उस गाने में आपने देखा है कि वहाँ की जो क्रॉप्स हैं वो सब लोग लेवल में खड़े हुए हैं, कोई ऊपर, ऐसा लगेगा आपको कि वो लोग सीढ़ियों पे खड़े हुए हैं, कि कोई नीचे फिर वो कोई उसके ऊपर ऐसे करके खड़े हुए हैं। तो वो क्या है, एक ऐसे ढलान वाली वो जगह है जहाँ पे हमारी टी प्लांटेशन, जो हमारी क्या बोलते हैं चाय की खेती होती है, वहाँ पे देखने को मिलती है। द वेजिटेशन कवर द एरिया वेरीज अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ लैंडफॉर्म। इन द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन ट्रॉपिकल डेसीड्यूअस ट्रीज ग्रो। प्लेन ट्रॉपिकल डेसीड्यूअस ट्रीज यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं अलॉन्ग विद टीक, साल एंड पीपल। ये वाले पेड़ों के नाम आपको याद रखने हैं कि यहाँ पे कौन कौन से पेड़ देखने को मिलते हैं, टीक का पेड़, साल का पेड़ और पीपल का पेड़। थिक बैम्बू ग्रोज, बैम्बू क्या होते हैं, जो आपके मोटे मोटे जिनसे आपकी झोपड़ियाँ बनती हैं, बैम्बू आपने सुने होंगे, हम लोगों ने देखा था, ऊपर पढ़ा था कि जो घर होते हैं वो कुछ किसके बने होते हैं, बैम्बू से बने होते हैं, ठीक है। तो वो वाला क्या था, ये बैम्बू के यहाँ पे काफ़ी काफ़ी मोटे मोटे पेड़ देखने को मिलते हैं। द डेल्टा एरिया इज़ कवर्ड विद द मैंग्रोव फॉरेस्ट। इन द पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश कॉनीफेरस ट्रीज। कॉनीफेरस का मतलब होता है जो थोड़े से नुकीले होते हैं, यानी उनकी जो आप कह सकते हो किनारे होते हैं थोड़े से पैने होते हैं, वैसे यहाँ पे पेड़ देखने को मिलते हैं, जैसे कि पाइन, डियोदार और फिर कैन बी सीन बिकॉज द क्लाइमेट इज कूल एंड द स्लोप्स आर स्टीप। यहाँ पर जो क्लाइमेट है वो ठंडा होता है और उनकी जो ढलान होती है वो काफ़ी नीचे की तरफ होती है, इसलिए यहाँ पे ऐसे पेड़ देखने को आपको मिलते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, देयर इज़ अ वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ इन द बेसिन, एलिफेंट, टाइगर, डियर एंड मंकीज आर कॉमन। द वन हॉर्न राइनासोर, यानी एक सींग गेंडा, एक सींग वाला जो गेंडा होता है यहाँ पे वो काफ़ी देखा जाता है ब्रह्मपुत्र प्लेन में। बंगाल टाइगर, क्रोकोडाइल भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। एक्वेटिक लाइफ अबंड्स इन द फ्रेश रिवर वाटर, जो आपका फ्रेश वहाँ पे पानी है, वहाँ पे काफ़ी जो आपके पानी में रहने वाले जीव हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। लेक है यहाँ पे, बे ऑफ बंगाल की सी भी आपको यहीं पे देखने को मिलेगी। द मोस्ट पॉपुलर वेराइटीज़ ऑफ द फिश आर द रोहू, कैटला एंड हिल्सा। ये आपको फिशेज़ के नाम याद रखने हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में जो बहुत फेमस फिशेज़ हैं उनके नाम क्या हैं, रोहू, कैटला और हिल्सा।
वहाँ पे अगर आप बात करोगे आपके अमेज़ॉन बेसिन की, तो अमेज़ॉन बेसिन में आपको कौन सी मिलती है, फ्लैश ईटिंग फिशेज़ आपको देखने को मिलती हैं, जिनका नाम क्या था, पिराना फिश। याद आया, उन फिशेस को क्या कहा जाता था, पिराना फिश कहा जाता था, जो वहाँ पे क्या कहती थी, मांस खाने वाली मछलियाँ थी, वो अमेज़ॉन बेसिन में पाई जाती हैं। और गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में कौन मिलती हैं, रोहू, कैटला और हिल्सा। फिश एंड राइस इज़ द स्टेपल डाइट ऑफ द पीपल लिविंग इन द एरिया। यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं, ये जो सारी यहाँ पे हमारी स्टेट्स पड़ती हैं, आपकी असम, वेस्ट बंगाल, बिहार, इन सब में आपका जो खाना है, जो बिल्कुल लोगों का आम खाना है, कॉमन फूड है, वो कौन कौन सा है, मछली और चावल। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं लेक अ सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। यहाँ पे एक व्यक्ति के बारे में हो रही है, विनोद अ फिशरमैन लिविंग इन द मतवाली माउंट विलेज ऑफ बिहार। ही इज़ अ हैप्पी मैन टुडे विद द एफर्ट्स ऑफ फेलो फिशरमैन रविंद्र, किशोर, राजीव एंड अदर्स क्लीन्ड द मॉन और द ऑक्सबो लेक टू कल्टिवेट डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ फिश। यहाँ पे वो बता रहा है कि यहाँ पे एक झील है, वहाँ पे क्या किया इन तीनों ने, रविंद्र, किशोर और राजीव ने मिलके बाकियों की मदद से इस जगह को क्या किया, इस तालाब का क्या की, सफाई की, ताकि यहाँ पे वो काफ़ी सारी मछलियों को, अलग अलग प्रकार की मछलियों को क्या कर सकें, यहाँ पे रख सकें, उनका पालन पोषण कर सकें। ठीक है। The local weed Valenaria hydrilla that grows in the lake is the food of the fish। अब ये जो Valenaria hydrilla है, ये आप देखते हो, आपने देखा होगा कार्टून्स में कि जब समुद्र के अंदर जाते हैं तो समुद्र के अंदर वो लंबी लंबी घासें तैर रही होती हैं। देखा है सबने, कार्टून्स में हमने देखा है, पिक्चरों में देखा है। और आपने सुना भी होगा कि जब गंगा नदी में नहा रहे होते हैं तो किसी उसमें पैर फंस जाता है, तो वो क्या है, यही लंबे लंबे क्या है आपके, उसको क्या कहा जाता है, लोकल वीड। लोकल वीड का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जो आप उगा नहीं रहे हो, वो अपने आप ही क्या हो जा रही हैं, उग जा रही हैं। ऐसी यहाँ पे क्या देखने को मिलती थी, खरपतवार, जिसको आप कहते हो हिंदी में, कि झील में उगने वाले स्थानीय खरपतवार मछलियों का भोजन बनते हैं। ठीक है। उसके बाद द लैंड अराउंड द लेक इज़ फर्टाइल, ही सो क्रॉप्स सच एज पैडी, मेज एंड पल्स इन दीज फील्ड। अब यहाँ पे आसपास की जो इस झील के आसपास की जो ज़मीन है वो भी काफ़ी उपजाऊ है, तो यहाँ पे भी वो खेती कर देते हैं। बफेलो इज़ यूज टू प्लो द लैंड, यानी लैंड को सींचने के लिए, प्लो करने के लिए, यानी उसकी, आप कहते हैं ना, उसकी जुताई करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, भैंसों का इस्तेमाल किया जाता है। द कम्युनिटी इज़ सेटिस्फाइड, यहाँ के रहने वाले जो लोग हैं वो पूरी तरीके से क्या है, संतुष्ट हैं, क्योंकि यहीं से उनका क्या हो जाता है, पालन पोषण हो जाता है उनके परिवार का। देयर इज़ इनफ फिश कैच फ्रॉम द रिवर, इनफ फिश टू ईट एंड इनफ फिश टू सेल इन द मार्केट। यहाँ पे इतनी मछलियाँ हैं कि वो उसको खा भी सकते हैं, उन मछलियों को बेच भी सकते हैं। ठीक है। दे हैव इवन बिगिन सप्लाई टू द नेबरिंग टाउन, उन्होंने क्या करा, इसको मछलियों का व्यापार भी करना शुरू किया नेबरिंग टाउन में। द कम्युनिटी इज़ लिविंग विद हारमोनी, इन हारमोनी विद नेचर, यानी वो बिल्कुल अपने जो आपका नेचर है उसके साथ बहुत ही प्रेम से क्या रह रही हैं, आराम से मिलकर रह रही हैं। उसके बाद एज लॉन्ग एज द पॉल्यूटेंट फ्रॉम द नियर बाई टाउन डू नॉट फाइंड देयर वे इन टू द लेक वाटर, द फिश कल्टिवेशन विल नॉट फेस एनी थ्रेट। अब देखो, मैंने आपको बताया ये कोई नदी नहीं है, ये यहाँ वहाँ का बस एक लोकल तालाब है, जिसकी लोगों ने खुद से सफाई करके वहाँ पे मछलियों का एक तालाब बनाया। तो ये जो तालाब है ये किसी भी बाहरी नदी से या फिर समुद्र से जुड़ा हुआ नहीं होता है। ठीक है। तो यहाँ पे तो आप मान ही नहीं सकते हो कि यहाँ पे कोई भी इम्प्योरिटी, कोई भी पॉल्यूशन वाली चीज़, कोई भी ख़राब चीज़ यहाँ पे एंटर कर पाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे मछलियों को कोई भी बाहरी नुकसान नहीं होता है कि कोई गंदी चीज़ आ जाएगी, कोई बड़ा जानवर आ जाएगा जो उन्हें खा जाएगा, नहीं। ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं द गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन है सेवरल बिग टाउन्स एंड सिटीज़। यहाँ पे काफ़ी सारे बड़े बड़े शहरों के भी नाम आपने सुने होंगे। कौन कौन से, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना एंड कोलकाता, ऑल विद द पॉपुलेशन मोर देन 10 lakhs आर लोकेटेड अलॉन्ग द रिवर गंगा। तो बता रहा है गंगा किनारे आपने इन इन शहरों के नाम सुने होंगे, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ, पटना, कोलकाता। ये सब यहाँ की आबादी कब लगभग लगभग कितनी है, 10 लाख से ज़्यादा। द वेस्ट वाटर फ्रॉम दीज टाउन्स एंड इंडस्ट्रीज इज डिस्चार्ज इन टू द रिवर्स। हम सब ने पढ़ा था, जब हम पानी के पॉल्यूशन की बात करते थे, वाटर पॉल्यूशन की बात करते हैं, तब हम देखते हैं, हम बताते हैं कि कैसे शहरों का पानी और नालों का पानी, फैक्ट्रीज़ का पानी आके किस में गेर दिया जाता है, नदियों में छोड़ दिया जाता है। ऐसे ही वो यहाँ पे बता रहा है कि इन सब शहरों का, इन सब कस्बों का जो पानी है, जो गंदा पानी है, वो सारा कहाँ आके छोड़ दिया जा रहा है, इस नदी में छोड़ दिया जा रहा है। ठीक है। और ये क्या कर रहा है, नदी को पॉल्यूट कर रहा है, नदी को दूषित कर रहा है।
All the four ways of transport are well developed in the गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन. All the four ways of transport का मतलब है आपका लैंड ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट, सारे तरीके के ट्रांसपोर्ट जो है यहाँ पे क्या हो गए हैं, एक्सेसिबल हैं, आराम से पहुँच सकते हैं. इन द प्लेन एरियाज रोडवेज एंड रेलवे ट्रांसपोर्ट द पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अदर. यहाँ पे रेलवेज भी हैं, रोड भी अच्छे बने हुए हैं. ये क्या करते हैं, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने में सहायता करते हैं. उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं द वाटरवेज इज़ एन इफेक्टिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पर्टिकुलरली अलॉन्ग द रिवर्स. जो वाटरवेज है वही एक माध्यम होता है जो आपका पानी वाला इलाका है उसको पार करने का. आपने देखा होगा ना कि जब गंगा आरती के समय पे एक जगह से दूसरी जगह हम लोग को जाना होता है, एक जगह होती है जहाँ पे स्नान किया जाता है, एक जगह पे गंगा आरती होती है, तो हम वहाँ क्या करते हैं, हम लोग वहाँ पे बाइक से तो जाते नहीं हैं, हम वहाँ पे किसके माध्यम से जा पाते हैं, बोट के माध्यम से जाते हैं. ठीक है. उसके बाद ताजमहल ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर यमुना इन आगरा. ताजमहल के सामने आपने एक देखा होगा ना, एक छोटे से पैच में नदी दिखाई देती है, वहाँ पे पानी होता है, तो वो कौन सी नदी है, यमुना नदी है. अलाहाबाद ऑन द कॉन्फ्लुएंस रिवर्स गंगा एंड यमुना. बुद्धिस्ट स्तूपास इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार. लखनऊ विद इट्स इमामबाड़ा. ये सब क्या बताया रहा है, वहाँ की जगहें बता रहा है जहाँ पे हमें वहाँ पे इनका गंगा ब्रह्मपुत्र का क्या है, थोड़ा सा आप ये कह सकते हो वहाँ पे पानी का जो एक इनका स्रोत है देखने को आपको मिलता है. ठीक है. असम विद काजीरंगा एंड मनास विद वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड. काजीरंगा सेंचुरी आपने सुनी होगी. ठीक है. मनास सेंचुरी आपने सुनी होगी. सेंचुरीज वो हैं जहाँ पे जानवरों को रखा जा रहा है, वहाँ पे उनका पालन पोषण हो रहा है. ठीक है. विद वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड ट्राइबल कल्चर आर सम ऑफ द प्लेसेस वर्थ अ विजिट. वो बता रहा है कि ये सारी वहाँ की क्या है, टूरिस्ट प्लेसेस हैं, घूमने की जगहें हैं जहाँ पे जाना आप कर सकते हैं. यही था हमारे इस चैप्टर में. अगर आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो, और इसकी बुक एक्सरसाइज आप ट्राई करिए. और यही था हमारा आज का चैप्टर.